हेलो दोस्तों, मैं अतुल दुबे स्वागत करता हूं आपका चाक बोर्ड चैंपियंस में। आज हम सोशल साइंस पढ़ेंगे एसएसटी, जिसका टॉपिक है हमारा आज संसाधन। संसाधन वो चीज़ें होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और हमारी कठिनाइयों को क्या करते हैं, सरल करने का काम करती हैं। मतलब संसाधन उन्हें कह सकते हैं जो चीज़ें हमारी सुविधा के लिए हैं, हमें नेचर ने दी या फिर उन्हें हमने बनाया, वो कहलाते हैं हमारे क्या, संसाधन। संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन को समझने के लिए इनको दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है आपका क्या, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जिन्हें हमें नेचर ने या प्रकृति ने दिया है, जिनके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता है, कुछ चीज पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन है जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। हमने जिसे मानव ने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किसने की, उसकी मानव ने की। ठीक, प्राकृतिक संसाधन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी मृदा हो गई, जल हो गया, भूमि हो गई, जलवायु हो गई, ये सब चीजें, या आप सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, ये सब चीजें जो है, सौर ऊर्जा वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। दूसरा होता है हमारा मानव निर्मित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका मानव ने निर्माण किया, उनमें से सड़क हो गई, ठीक, विद्युत हो गई, भवन ले लीजिए, ये सब किसके हैं, हमारे मानव निर्मित संसाधन। मानव ने अपनी सुविधा के लिए, अपने उपयोग के लिए जिन्हें बनाया, वो कहलाते हैं हमारे क्या, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। अब वही तरीका हम अपन यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को कितने प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, उनका वर्गीकरण क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। इसके चार प्रमुख पार्ट हैं जिनमें इन प्राकृतिक संसाधनों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो उनमें से पहला है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तो पहला क्या है हमारा, स्वामित्व के आधार पर। दूसरा है पुनः पूर्ति के आधार पर। तीसरा है आपका इसमें वितरण के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, इन्हें इन चार कैटेगरी में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। अब इस चार कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। तो जैसे स्वामित्व के आधार पर क्या किया गया है कि इन संसाधनों को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। तो पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन के अंदर उन प्राकृतिक संसाधनों को रखा गया है जो राष्ट्र में उपलब्ध है और सभी व्यक्ति उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, जो ट्यूबवेल वगैरह किए जाते हैं तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति के होते हैं, ठीक है। तो उसका क्या व्यक्ति करता है, कोई ना कोई उस ट्यूबवेल का क्या होगा, मालिक होगा, या उस बोर का क्या होगा, मालिक होगा। तो इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है, प्राकृतिक संसाधन में व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत, जिसका इंडिविजुअल कोई ना कोई क्या होता है, मालिक होता है। दूसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में वो संसाधन जो राष्ट्र के हैं, कोयला वगैरह ये सब है, ठीक है, इनका प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इनका सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं राष्ट्रीय हित में। तीसरी चीज होती है हमारा विश्व संसाधन। विश्व संसाधन ऐसे संसाधन, ठीक है, जो मानव अपने कल्याण के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्व में उपस्थित किन्हीं भी वस्तुओं का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है।
उन सभी को रखा गया है किसके अंतर्गत? विश्व संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, विश्व में जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें मानव क्या कर सकता है, किन्हीं कंडीशन या शर्तों के आधार पर क्या कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है। उन्हें रखा गया है किसके अंतर्गत? विश्व संसाधन के अंतर्गत। ये था किसका? पहला, स्वामित्व के आधार पर, मतलब व्यक्तिगत संसाधन होते हैं जिसका व्यक्ति इंडिविजुअल क्या होता है, मालिक होता है उन संसाधनों का। या तो राष्ट्र का हो सकता है, भैया उसका मालिक कौन है? राष्ट्र है। ठीक है। तीसरा, विश्व। विश्व मतलब सभी, विश्व के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं किसके? विश्व संसाधन के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण इसमें किया गया है, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और विश्व संसाधन। इसी तरह क्या है? पुनः पूर्ति संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा, जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया है उसमें से दूसरा टाइप है पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर भी संसाधनों को कई कैटेगरी में रखा गया है। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी है अपन देखते हैं। ठीक, जैसा इनमें से पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं एक बार, लेकिन वो अपने गुण क्या होते हैं, दूसरी चीजों को या दूसरे प्रोडक्टों को देकर जाते हैं। जैसे खाद होती है आपकी, ठीक है, तो खाद का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जैविक खाद का आप इस्तेमाल करते हो, और वो जैविक खाद जो होती है खत्म होने के बाद खेत में डालने के बाद भी अपने गुणों को कहाँ, मिट्टी को देकर जाती है, जिससे भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो खाद का उपयोग या खाद जैसे जो संसाधन है उनको किसके अंदर रखा गया है? पुनः पूर्ति संसाधन के अंदर, जो अपने गुणों को क्या करती है, दूसरे संसाधनों में क्या कर देती है, शामिल कर देती है। दूसरा है इसी के अंदर पुनः आपूर्ति संसाधन। अब पुनः आपूर्ति संसाधन के अंतर्गत कैसे किसको रखा गया? पेट्रोलियम हो गया, आपका डीजल हो गया, ये सब पुनः आपूर्ति संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिन संसाधनों का हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर दोबारा उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो कहलाते हैं हमारे क्या? पुनः आपूर्ति संसाधन। तीसरी चीज आती है इसके अंतर्गत बारंबार प्रयोग वाले संसाधन। अब बारंबार प्रयोग वाले संसाधन कौन कौन से हैं? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार से अधिक कर सकते हैं, मतलब कई मर्तबा उनका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक। तो इन धातुओं का क्या होता है, एक बार कोई प्रोडक्ट बना, इसके बाद फिर क्या करते हैं अपन उन प्रोडक्ट को, या जब वो खराब हो जाते हैं उनको क्या करते हैं हम, कबाड़ी वालों को बेच के और फिर उसका रिसाइकल करके दोबारा उसके क्या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। मतलब ये चीजों का क्या होता है, रिसाइकल हो जाता है और वो चीजें नए तरीके से अपन उनका क्या कर सकते हैं, उनसे बनी चीजों का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्हें रखा है बारंबार प्रयोग संसाधन के अंतर्गत। चौथा होता है इसमें आपका सनातन प्राकृतिक संसाधन। अब सनातन प्राकृतिक संसाधन के अंदर उन चीजों को रखा गया है जिनका आप कितना भी इस्तेमाल कर लो वो चीजें खत्म होने वाली नहीं है। जैसे आपकी हो गई क्या, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे सनातन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि पुनः पूर्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है वो पहला है उनमें से क्या, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। मतलब ऐसी चीजें या ऐसे संसाधन जो अपने गुणों को क्या करते हैं, दूसरे संसाधनों को दे देते हैं। जैसे कि खाद का इस्तेमाल करने के बाद भूमि को वो अपने पोषक तत्व दे देती है, जिससे भूमि क्या होती है, उपजाऊ बनती है। तो ये संसाधन कैसे कहलाते हैं, हमारे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। दूसरा होता है पुनः आपूर्ति योग्य संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा नहीं कर सकते। पेट्रोलियम, डीजल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुनः आपूर्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं हमारा बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन।
लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनसे बनी धातुएं का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये चीजें पुरानी हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं तो इनको दोबारा कबाड़ी वाले को या फिर किसी को भी आप क्या कर देते हो, बेच देते हो, और बेचने के बाद उसका रिसाइकल होकर दोबारा उसका क्या किया जा सकता है, उसके बने प्रोडक्टों का क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल या प्रयोग किया जा सकता है। तो उन्हें रखा गया है किसमें, बारंबार प्रयोग होने वाले, मतलब बार बार प्रयोग होने वाले वस्तुओं में। तीसरा है हमारा सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका आप कितना भी इस्तेमाल कर लो, ना तो कोई चार्ज है उसका और ना तो वो चीजें कभी घटेंगी, ठीक। तो उन्हें रखा गया है किसके अंतर्गत, सनातन प्राकृतिक संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे सनातन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। अगला है हमारा वितरण के आधार पर। तीसरा पॉइंट है जो हमारा वो है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर, अब वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का कैसे किया गया वर्णन वो देखते हैं। तो इनमें से पहला है सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन रखे गए हैं जो सभी जगह व्याप्त हैं, ठीक है, मतलब पूरी जगह, पूरे अर्थ में हर जगह व्याप्त है, उसे रखा गया है सर्वसुलभ संसाधन के अंतर्गत। जैसे आपकी हो गई क्या, वायु, ठीक है, O2 ऑक्सीजन, ये क्या है, सभी जगह व्याप्त है, तो इसको किसके अंतर्गत रख दिया गया है, सर्वसुलभ संसाधन, मतलब ये सभी जगह क्या है, उपस्थित है, व्याप्त है। दूसरा होता है आपका सामान्य सुलभ संसाधन। अब सामान्य सुलभ संसाधन के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को रखा गया है जो पूरे अर्थ में तो नहीं लेकिन पर्याप्त मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। जैसे हमारा H2O पीने वाला जो पानी है, ठीक है, वो क्या है, सभी जगह व्याप्त है, मतलब इतना है अपने पास पर्याप्त मात्रा में कि पीने के काम में अपन क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, कमी नहीं है उसकी, ठीक है। भूमि हो गई रहने योग्य, ठीक है, रहने योग्य भूमि, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत रखे गए हैं, हमारे सामान्य सुलभ संसाधन के अंतर्गत। तीसरा होता है आपका इस विरल संसाधन। विरल संसाधन, विरल संसाधन वे संसाधन होते हैं जो अर्थ पर उपस्थित तो हैं लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि इतने वक्त तक ही केवल कोल मिलेगा। जैसे कोल हो गया आपका, है ना, और पेट्रोलियम हो गया, तो इनकी एक लिमिटेशन है। तो इसमें विरल संसाधन के अंतर्गत किनको रख दिया गया है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ऐसी चीजें जिनकी सीमा अवधि क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका एकल संसाधन। एकल संसाधन, अब एकल संसाधन के अंतर्गत उन वस्तुओं को रखा गया है या उन संसाधनों को रखा गया है जो अर्थ पर केवल एक ही जगह उपस्थित है। अर्थ पर जो केवल एक ही जगह उपस्थित है, उन संसाधनों को किसमें रखा गया है, एकल संसाधन में। जैसे क्रोमोलाइट, ठीक है, क्रोमोलाइट, ये जो संसाधन है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में पाया जाता है। ये जो क्रोमोलाइट है वो केवल और केवल कहां पाया जाता है, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। इसी कारण एक ही जगह में पाए जाने के कारण इसके अलावा ये क्रोमोलाइट और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन कैसा संसाधन, एकल संसाधन, ठीक। तो सर्वसुलभ जो सभी जगह पूरे अर्थ में व्याप्त है, ठीक है, उपस्थित है, उसे बोलेंगे अपन सर्वसुलभ। इसके बाद आता है सामान्य सुलभ संसाधन, ऐसे संसाधन जो अर्थ पर सभी जगह तो नहीं है लेकिन पर्याप्त मात्रा में है। फिर आते हैं हमारे क्या, विरल संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी एज लिमिट है, ठीक है, जो फिक्स है कि इतने ही सालों तक या इतने ही ईयर तक क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे विरल संसाधन, लिमिटेड है जो। एकल संसाधन वे संसाधन होते हैं जो केवल एक ही जगह पर या एक ही क्षेत्र पर पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं। जैसे क्रोमोलाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में पाया जाता है, इसके अलावा ये संसाधन कहीं पर भी अर्थ में उपस्थित नहीं है। चौथा देखते हैं किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, अब प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। तो पहला है उनमें से
अप्रयुक्त संसाधन। पहला क्या है हमारा? अप्रयुक्त संसाधन। ठीक, अब अप्रयुक्त संसाधन के अंतर्गत किन्हें रखा गया है? अप्रयुक्त संसाधन सभी होते हैं जब तक आप किसी संसाधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जनता उस संसाधन का उपयोग नहीं करती है या मनुष्य उस संसाधन का उपयोग नहीं करता, तब तक वो सारे के सारे संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं? हमारे अप्रयुक्त संसाधन। दूसरा आता है इसमें हमारा अप्रयोजनीय संसाधन। तो इस संसाधन के अंतर्गत उन वस्तुओं को या उन संसाधनों को रखा गया है जिनका उपयोग हम अभी जो तकनीकी है, जिस तकनीक पर हम जी रहे हैं, ठीक है, उस तकनीक के आधार पर हम जिन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? अप्रयोजनीय संसाधन। ठीक है, अप्रयुक्त संसाधन, जब तक हम उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते तब तक वो कहलाते हैं क्या? अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयोजनीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अभी जो करंट में तकनीकी है हमारे पास, उस आधार पर हम क्या यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या? अप्रयोजनीय संसाधन। तीसरा आता है इसी के अंतर्गत संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिन संसाधनों का इस्तेमाल हम अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में तकनीक डेवलप होने के बाद हम उन संसाधनों का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। उसे बोला जाता है कौन सा? संभाव्य संसाधन। चौथा होता है आपका गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिन संसाधनों के उपयोग से जब तक मनुष्य का हित या अनहित सिद्ध नहीं होता या हित या अनहित पता नहीं चलता है, तब तक वो सारे संसाधन किस रूप में रहते हैं? गुप्त संसाधन के रूप में रहते हैं। ठीक है, एक बार हित और अनहित पता चल गया कि किस चीज से क्या हित होना है मनुष्य का, क्या उससे फायदा है, क्या नुकसान है, तब जाके हम उन्हें क्या करते हैं? गुप्त संसाधन से हटाते हैं। ठीक है, तो जब तक गोपनीयता बनाई रखी जाती है उस संसाधन की, ठीक है, पब्लिश नहीं किया जाता, तब तक वो संसाधन किसके अंतर्गत रहता है? गुप्त संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। करके सारे प्राकृतिक संसाधन अपन पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्राकृतिक संसाधन मृदा, मिट्टी। मिट्टी कितनी उपयोगी है ये हम सबको पता है। ठीक है, मिट्टी पर ही अनाज उगता है। ठीक है, और उस अनाज को खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे हम और सारे अन्य वर्ग क्या है कर पाते हैं। तो मृदा जो है, मृदा का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है। ठीक है, कम से कम आप ये मान के चलिए कि 2.5 सेंटीमीटर की परत बनने में कम से कम 1000 वर्ष का समय लगता है। ये लगभग में है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की परत बनने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। ठीक, एक तरह से ये नवीनीकरण, ठीक है, ऐसी है नवीनीकरण संसाधनों में से एक है। ठीक है, लेकिन इसकी जो बनने की प्रोसेस है, इसकी कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमी होती है। ठीक, ये दो बातें हो गई कि मृदा जो है, ठीक है, वो कैसा है? नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें यह होती है कि मृदा जो है बनती किससे है? ठीक है, मृदा के निर्माण के लिए कारक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो मृदा के निर्माण में बहुत सारी चीजें काम आती हैं, जैसे जलवायु, इसके बाद सेल के टुकड़े, ठीक है, या चट्टाने, इसी को कहते हैं सेल की जो चट्टाने होती हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किया जाता है, ये मृदा बनने में काम आती हैं। सेल की चट्टानों के बाद और क्या है? पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधे, पत्तियां, ये जो सड़गल के पत्तियां क्या होती हैं, जमीन पे जो दब जाती है, उनके कारण ये सारी चीजें जो होती हैं मृदा के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती हैं। ठीक है,
तो मृदा के निर्माण के जो प्रमुख कारण होती हैं वो चट्टाने हैं, ठीक है। उसके बाद जलवायु क्या है वहां की, उस आधार पर मिट्टी क्या होती है, बनती है। दूसरा है शैल चट्टाने, जिस बेस होती हैं, जो चट्टानों का बेस होता है उसे अपन शैल चट्टाने कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे पत्तियां, ये सब प्रमुख कारण होते हैं मृदा के निर्माण में, ठीक है। अगला शब्द आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है, परिच्छेदिका का मतलब होता है परत, ठीक है, कि जो मिट्टी की लेयर होती है वो कितनी मोटी होती है, ठीक है, और उसमें उसके किस परत में क्या चीजें पाई जाती हैं वो अपन को देखना है। 4 परतों से मिलकर ये मृदा क्या होती है, बनी होती है। अब वो 4 परतें कौन कौन सी हैं, तो देखिए, जो फर्स्ट लेयर होती है आपकी, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, ठीक है। यहीं पर आपका ह्यूम्स, ठीक है, यहीं पर आपका जो ह्यूम्स होता है वो पाया जाता है। जैविक तत्व, ठीक है, मिट्टी में जो जैविक तत्व, ठीक है, फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं, वो भी इसी ऊपरी लेयर पर ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी लेयर जो होती है आपकी, होती है उपमृदा। क्या होती है, उपमृदा, ठीक है। इस पहले पार्ट को ऊपरी सतह कहते हैं और दूसरे पार्ट को बोला जाता है क्या, उपमृदा। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका होता है बालू, चिकनी मिट्टी, ठीक है, और छोटे छोटे कण, चट्टाने भी इसी में होती हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, इसी पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सब किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, उपमृदा में पाए जाते हैं। तीसरा पार्ट जो होता है, तीसरी लेयर जो होती है, उसे हम बोलते हैं अधः स्तर। क्या बोलते हैं उसे, अधः स्तर। यहां पर जो है अपक्षयित पदार्थ, ठीक है, इस सतह पर अपक्षयित पदार्थ पाए जाते हैं। अपक्षयित चट्टाने भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीजें कहां पर पाए जाते हैं, तीसरी लेयर जिसको हम बोलते हैं अधः परत। और चौथी जो होती है वो होती है आपकी मूल चट्टान। यहां पर क्या पाई जाती है, मूल चट्टान। मूल चट्टान का मतलब है कि ये जिस मिट्टी जिस सतह पर बनी होती है या आधार, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, इस पार्ट को आधारी सेल, ठीक है। ये जो लास्ट वाली परत होती है आधारी सेल होती है। आधारी सेल का मतलब होता है जिस पर मिट्टी की लेयर बनना स्टार्ट होती है उसे कहते हैं आधारी सेल। फिर उसके थोड़ा ऊपर आप आते हैं तो वहां अधः स्तर की परत पाई जाती है जिसके अंदर अपक्षयित पदार्थ होते हैं, ठीक। उसके थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ऊपर पाया जाता है उपमृदा, जिसमें बालू हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, चट्टान के टुकड़े हो गए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, ये सब इसी में पाए जाते हैं उपमृदा वाले पार्ट में। और इसके बाद जब आप और ऊपर जाते हैं तो सबसे ऊपर वाली लेयर जहां पर सारे पोषक तत्व होते हैं, ह्यूम्स भी यहीं पाया जाता है, ठीक है, पोटास वगैरह जो भी पोषक तत्व जरूरी होते हैं, ठीक है, अनाज उगाने के लिए, वो सब इसी ऊपरी परत में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये कहलाती है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका, परिच्छेदिका का मतलब होता है परत, मतलब जो मिट्टी होती है वो कितने परत में होती है, 4 परतों से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट है हमारा मृदा के प्रकार। अब जो मृदा है कई प्रकार की होती है, जैसे एक पॉइंट होता है हमारा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा होता है आपका काली मिट्टी। फिर आती है आपकी क्या, तीसरी होती है लाल मिट्टी। चौथा होता है आपका लेटेराइट मिट्टी, ठीक। पांचवा होता है आपका मरुस्थली मिट्टी, ठीक। छठवां होता है आपका पर्वतीय मिट्टी, ठीक। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और
पर्वतीय मिट्टी। अब इन मिट्टियों के डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ेंगे कि ये मिट्टियां बनती कैसे हैं, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, किन फसलों के लिए ये अच्छी होती हैं, ठीक है, और अपने भारत देश में किन जगहों पर ये मिट्टियां, कौन सी मिट्टी किन जगहों पर पाई जाती हैं, इसके बारे में अपन आप अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से कई जगह ये पूछा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी है हमारी क्या, जलोढ़ मिट्टी। अब ये जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। कछारी बोलते हैं इसी को, चीका बोलते हैं इसी को, दोमट बोलते हैं इसी को। तो जलोढ़ मिट्टी के जो अन्य नाम है वो है कछारी मिट्टी, चीका मिट्टी या दोमट मिट्टी। इसी मिट्टी को बोला जाता है किसको, जलोढ़ मिट्टी को। ये क्या होती है, हल्के भूरे रंग की होती है। ये कैसी होती है, हल्के भूरे रंग की होती है और 490 मीटर की गहराई पर, 490 मीटर की गहराई पर यह होती है जलोढ़ मिट्टी, क्या होती है, पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या चिकना मिट्टी या दोमट मिट्टी, आप कुछ भी बोल लो, इस मिट्टी में पोटास और चूना जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेत्रजन, ठीक है, फास्फोरस, ठीक, नेत्रजन फास्फोरस हो गया आपका, वनस्पति अंश, ठीक है। तो नेत्रजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की इस मिट्टी में क्या होती है, कमी होती है, ठीक। कछारी, चीका, दोमट मिट्टी इसको बोला जाता है, ठीक है, हल्के भूरे रंग की होती है और 490 मीटर की गहराई तक ये मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। पोटास और चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि नेत्रजन हो गया, फास्फोरस हो गया और वनस्पति के अंशों की क्या होती है, इसमें कमी होती है। अब ये जो मिट्टी है, ठीक है, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक, इन 3 नदियों से बहकर आती है, ठीक है। इनके जो प्रमुख स्रोत हैं वो ये 3 हैं। 3 नदियों के इर्द गिर्द ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मतलब गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां इसका जो है ये मुख्य सोर्स है। मिट्टी जो होती है देश में कम से कम 40% भाग में, ठीक है, देश के 40% भाग में ये मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, राजस्थान, इन जगहों पर यह जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। कहां कहां, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और राजस्थान। मतलब इन क्षेत्रों को मिलाकर देश के 40% भाग पर यह जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा और पूर्व पश्चिम में क्या, नर्मदा और तापी। तो गोदावरी और कृष्णा में बनने वाले जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, ठीक है, और पूर्व पश्चिम में नर्मदा और तापी से बनने वाले जो क्या है, डेल्टाई क्षेत्र है, उन डेल्टाई क्षेत्रों के भागों में जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, इस मिट्टी को कछारी, चीका या दोमट मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। ये मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है और 490 मीटर की गहराई पर क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद इसमें जो होता है पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेत्रजन, फास्फोरस और वनस्पति की थोड़ी सी क्या होती है, इसमें कमी होती है। इसके बाद ये इसका जो मेन सोर्स है वो कहां से आती है, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों से बहकर ये मिट्टी क्या है, आती है, ठीक।
देश के 40 भागों में ये मिट्टी पाई जाती है लगभग लगभग। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और राजस्थान, इन राज्यों पर मुख्य रूप से ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? पाई जाती है। दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा, और पूर्व पश्चिम में कहां से? नर्मदा और तापी से बनने वाले जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उन पर भी ये जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो ये था जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन किसके बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।